हेलो दोस्तों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सम्मुख में क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाओं के साथ क्लास स्टार्ट करना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम मेरे भाई बंधु जितने भी हैं उन सभी को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो ज्येष्ठ हैं, उन सभी को मैं अपने श्रद्धा अर्पित नमस्कार कर रहा हूँ। तो आज के मैं आप सभी के सम्मुख लेकर आया हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीनी युद्ध का प्रमुख कारण है, जो कि करंट अफेयर्स के नज़र से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आज आप सभी के सम्मुख में इजराइल और फिलिस्तीनी का युद्ध का प्रमुख कारण लेकर आया हूँ, जिसमें हम कई टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, भौगोलिक दृष्टि से इजराइल का प्राचीन परिचय क्या है, इजराइल देश पर कब्जा और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कब हुई, भारत और इजराइल की दोस्ती क्या है, फिलिस्तीनी नरसंहार इजराइल की परिस्थिति, वर्तमान में कौन देश किसके साथ है, और क्या पूरा विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी के साथ मैं पहला टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, आपको अगर देखा जाए कि भौगोलिक दृष्टि से इजराइल का प्राचीन परिचय देखा जाए तो जैसे कि देखिए, मैं यहाँ एक मैप बना दिया हूँ। मैप में देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है, एशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट में क्या है आपका, कौन है, इजराइल है। तो साउथ ईस्ट बोले तो देखिए, कोई भी मैप देखने का तरीका जो होता है इस तरह का होता है। ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो अगर हम इसको ऊपर वाला पार्ट को नॉर्थ पकड़ ले, ये नीचे वाला पार्ट को साउथ बोल दे, ठीक है। तो एशिया जो महादेश है, इस एशिया महादेश का ये आपका जो पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ से पकड़ चलिए, ये जो इलाका है, इस इलाके में आपका कौन है, इजराइल है। इजराइल का अगर मैं मैप बना के आपको दिखाऊं तो इजराइल का मैप मैं अंशतः आपको बनाकर दिखाने का प्रयास करूंगा, जो कि पूरी तरह से सही नहीं होगा शायद। तो आई थिंक कुछ इस तरह का इजराइल का मैप है, जो आप देखेंगे इस तरह का कुछ इजराइल का मैप है। तो यहाँ पर लड़ाई जो है किस कारण से है वो पहले मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए, इजराइल और फिलिस्तीनी का जो लड़ाई है ये आज का लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को जानने से पहले आपको बहुत पीछे तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। ईसा मसीह के समय से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ जो इजराइल में जो जाति है, यहूदी है। तो यहूदी आज का धर्म नहीं है। यहूदी आज से लगभग 3000 वर्ष पहले का धर्म है इनका। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि रिसेंटली आया है और युद्ध कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। इनका युद्ध के अगर कारण जानना चाहेंगे तो आपको इतिहास में जानना पड़ेगा। तो मैं इतिहास से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो इनका जो धर्म है यहूदियों का, ये लगभग 3000 वर्ष पुराना है। और एक बात बोलना चाहूंगा आपको कि देखिए, धर्म के नाम पर जो ज्वाला भड़कती है वो काफी ज्यादा भड़कती है, ठीक है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं धर्म का जो कारण है, धर्म ही इसमें मुख्य कारण है, जिसके कारण आज इजराइल और फिलिस्तीनी आपस में भिड़े हुए हैं। तो इसमें कौन अच्छा है और कौन गलत है, कितना सही है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लास्ट में आप डिस्कस कीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं इतने ही बोलूंगा कि हमास के तरफ से विश्व में कोई भी उसके साथ नहीं है, सब इजराइल के तरफ से है। और इजराइल जो इजराइल के जो यहूदी लोग हैं वो शांति प्रिय धर्म के मानने वाले लोग होते हैं और बहुत नम्र स्वभाव के लोग होते हैं, ठीक है। तो समय न गवाते हुए मैं टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए, मुसलमानों ने लगभग, आपको लगता होगा कि इस इजराइल पर सर्वप्रथम यहूदी ने आक्रमण कर लिया, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ये सच नहीं है। सर्वप्रथम आपको देखिए सर्वप्रथम आपको जानना पड़ेगा, ये जो आप इजराइल जो देख रहे हैं,
इस इजराइल पर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो यहूदियों का ही शासन था। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो यहूदियों का ही शासन था, और यहूदियों के बाद इस पर आक्रमण किसका होता है? मुसलमानों का। और मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात आपका ब्रिटेन का आक्रमण होता है, और ब्रिटेन आक्रमण करते हैं और इस पर पूरा अपना अधिकार जमा लेते हैं। इसके बाद ब्रिटेन जो है तो यहूदियों को दे देते हैं। अब मैं इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुसलमानों को देखिए, मुसलमानों से यहूदियों को इस इलाकों को छुड़ाने के लिए तो कब छुड़ाया उन्होंने? 1096 बीसी में। कब? देखिए साल, देखिए बहुत खतरनाक है, 1096 बीसी में। इस समय का जो था, इस समय में क्या हुआ? जेरूसलम एक जगह है जो कि 33 एकड़ जमीन है। मेन लफड़ा या मेन मजरा देखेंगे यहीं से स्टार्ट होता है। जेरूसलम जो है, जो कि इजराइल के भी वर्तमान में राजधानी है, मेन अगर झगड़ा का कारण देखेंगे या युद्ध का कारण देखेंगे तो यहीं से होता है, ठीक है। तो जेरूसलम से छुड़ाने के लिए यूरोपियों को लगभग, यूरोपीय बोले तो ये यूरोप देख लीजिए यहाँ पर, यूरोप को इस जेरूसलम को छुड़ाने के लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। और ये साल में, मतलब 1096 बीसी में आपका जो यूरोप से यहूदी लोग या ईसाई लोग चले थे कहाँ? जेरूसलम। अब जेरूसलम ये इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रश्न आता है, जेरूसलम ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, लोगों का या ईसाइयों का ऐसा मान्यता है कि ईसा मसीह को यहीं प्रताड़ित किया गया था, जेरूसलम में, और यहीं पर ईसा मसीह का पुनः जन्म हुआ था। इस हिसाब से ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थान बन गया जेरूसलम, ठीक है। तो और अब्राहम जो थे एक धर्म गुरु थे, महापुरुष बोल सकते हैं, ईश्वर बोल लीजिए उनको, तो माना जाता है उन्हीं का 3 पुत्र हुए या 3 अनुयायी हुए, मतलब उनको, उनके विचारधाराओं का मानने वाला 3 अनुयायी हुए। एक हुए यहूदी, दूसरा हुए ईसाई, और तीसरा हुए मुस्लिम। ऐसा लोगों का मानना है। स्पेशली अगर देखा जाए तो जेरूसलम से ज्यादा टच में अगर देखा जाए तो आपका ईसाई और यहूदियों का जुड़ा हुआ है ज्यादातर, और इसमें इंटरफेयर के तौर पर आते हैं कौन? आपका मुस्लिम, ठीक है। अब मुस्लिम यहाँ पर क्यों आते हैं, यहाँ पर ये भी जान लीजिए। मैं जैसे कि बताया आपको, जेरूसलम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। किनके लिए? 3 धर्म के लिए, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। क्यों है? यहाँ पर एक मस्जिद है, ठीक है। जेरूसलम में एक मस्जिद है, वो मस्जिद पर मुसलमानों का अति श्रद्धा है। तो श्रद्धा के कारण क्या है? जैसे कि आप जानते हैं मक्का मदीना जो होता है, मुसलमान लोग जाते हैं वहां पर, उनका अपना तीर्थ स्थल है। तो तीसरा नंबर जो तीर्थ स्थल है, यही जेरूसलम में एक मस्जिद है, जिस मस्जिद को लोग मानते हैं एक थर्ड तीर्थ स्थल है उनके लिए। तो उस हिसाब से मुसलमानों का भी इंपॉर्टेंट प्लेस रहा, यहूदियों का भी इंपॉर्टेंट प्लेस रहा, और ईसाइयों का भी इंपॉर्टेंट प्लेस रहा। तो उन दिनों की बात है, जो देखिए यूरोप से जेरूसलम को छुड़ाने के लिए लगभग 60,000 ईसाई लोग चल दिए थे, पैदल ही चल दिए थे। और चलने के दौरान उन दिनों में जो समय था, कब? 1906 बीसी में, तो देश में कहीं ना कहीं चर्चों का बहुत वर्चस्व था। मतलब राजा से ज्यादा लोग चर्च की पादरी होते थे, उनका बात, पादरी बोले तो एक प्रकार का सेंट, ठीक है, धर्मगुरु बोल सकते हैं आप।
तो उनकी बातों को लोग ज्यादा मानते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है आपका ईसा मसीह का प्रताड़ित किया गया था जेरूशलेम में, और यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है। तो अब इस जगह पर आपका लगभग यहाँ यूरोप से ये साउथ ईस्ट एशिया में लगभग आपका 60,000 ईसाई चल दिए पैदल ही। कहा किस लिए? जेरूशलेम पर बसने के लिए। अच्छा, कहानी यहां से आपको समझ में आता है। अब ये लोग आ रहे थे, तो इसी बीच में आके यहाँ पर रहे, जो भी हो, ईसाई भी आ गए, यहूदी भी आ गए। तो यहूदी जो थे उन दिनों में छिटपुट इधर उधर रहा करते थे उन समय में। अब क्या होता है, अब इससे ये तो आपका प्राचीन हो गया, प्राचीन किस तरह से आप देख लिए। अब यहां से अब थोड़ा मॉडर्न में आ जाइए। मॉडर्न क्या होता है, देखिए 1914 से लेकर 1918 में जो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में 19 तक बोल सकते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो लगभग क्या हुआ था, ब्रिटेन ने इसको जीत लिया था। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो कहीं ना कहीं जर्मनी जो है हार गया था और ब्रिटेन जीत गया था। जर्मनी का ही एक सेना, साधारण सा सेना था, हिटलर जो है यहूदियों से बहुत नफरत करता था और यहूदियों को इतना प्रताड़ित करता था कि अगर उसके प्रताड़ना में अगर बोलूं तो क्या मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा हूं, सोच लीजिए, बहुत खराब तरीके से प्रताड़ित करता था। तो उन दिनों में ब्रिटिश ने फिलिस्तीनी पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जब जर्मनी का हार हो गया और ब्रिटेन जब जीत गया, तो ब्रिटिश ने इस पर क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को कब्जा कर लिया था, इसलिए ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को यहूदियों को दे दिया, और ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को किसको दे दिया, यहूदियों को दे दिया। परंतु ये तुरंत नहीं मिला। यहां पर आपका जो 3 धर्म के लोग थे, वो लोग भी अपना अपना अधिकार जमाने लगे, ईसाई, यहूदी और मुसलमान। ठीक है, अगर वर्तमान में अगर देखा जाए अभी यहां पर, तो आपका 6,424 भारतीय लोग रहते हैं वहां पर अस्थायी रूप से। 6,424 या भारतीय लोग वहां पर रह रहे हैं, और तकरीबन 18,000 वर्कर हैं वहां पर, जो आईटी सेक्टर में हो, हीरा सेक्टर का व्यापार हो, या किसी कंपनी में हो, लगभग 18,000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो अभी भारत सरकार, इन जो मौजूदा जो कंडीशन है, इस कंडीशन को देखते हुए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, मिशन विजय, है ना। इस ऑपरेशन के तहत वहाँ जितने भी लोग फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को वहां से सुरक्षित तरीके से निकालकर भारत सरकार लेके आएगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, भारत सरकार लाने में सक्षम है, ऐसी कोई बात नहीं है। मिशन अजय नाम था, ठीक है। इससे पहले भी भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। बुरे से बुरे परिस्थिति में भारत वासियों को भारत सरकार ने सुरक्षित निकाला है। ठीक है, अगर उस लिस्ट को मैं आपको बताना चाहूँ तो लिस्ट देखिए, बड़ी काफी लंबा चौड़ा है, तो मैं आप लोगों को एक बता देना चाहता हूँ। देखिए, वर्ष 2023 ऑपरेशन कावेरी के तहत अप्रैल महीना में सूडान और गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को निकाला गया था। तो लगभग संख्या थी 4,097। फरवरी महीना 2022 में रूस युद्ध के समय यूक्रेन में फंसे लगभग 18,282 भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया था। तो जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारतीय लोग थे, उस समय विदेशी कई नागरिक भी थे,
तो उन लोगों को भी भारत सरकार ने लेकर आया था। खासकर आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ रहता है और पाकिस्तान के लोग भी आए थे। तो उस समय यूक्रेन का व्लादिमीर पुतिन जो है, सॉरी रूस का जो व्लादिमीर पुतिन है, वो बोल दिए थे कि ठीक है मैं भारतीय लोगों पर मैं किसी तरह से अटैक नहीं करूंगा, लेकिन एक कंडीशन होगा। तो क्या कंडीशन होना चाहिए? उनके हाथ में भारतीय झंडा होना चाहिए। तो विदेश के जो बहुत सारे जो देश थे जिनके साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छा टर्म्स नहीं था, तो वो लोग मोदी जी को फोन करने लगे कि आप ये काम कीजिए, आप जब आ जा ही रहे तो मेरा भी नागरिक जो कुछ फंसे हैं तो लेकर आइए। तो वो विदेश के जो छात्रगण थे या कोई कार्यकर्ता थे जो भी कुछ कार्य कर रहे थे, वो भारतीय झंडा लेकर आए थे। तो ये प्राउड फील कीजिएगा, मैं तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ में आप भी लोग भी कीजिएगा, ठीक है। तो 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत तालिबान और अफगानिस्तान में फंसे लगभग 669, ठीक है, भारतीयों को बाहर निकाला गया था। और वर्ष 2022 में कोविड काल के दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 3,992 भारतीयों को स्वदेश लाया गया था, जो कि अलग अलग देशों से थे। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के तहत लगभग भारत सरकार ने मैत्री ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत 5,000 लोगों को स्वदेश लाया गया था, जिसमें 70 विदेशी थे। वर्ष 2015 में ही ऑपरेशन राहत के तहत यमन में फंसे लगभग 5,600 भारतीयों को सुरक्षित लाया गया था, ठीक है। और इस तरह से भारत देख रहे हैं कि भारत जो है अपने नागरिकों को किस तरह से ध्यान रखता है और समय जरूरत पड़ने पर उनको सुरक्षित निकालने की भी क्षमता भी उतना रखता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी यहाँ पर हमारे भारतीय मित्रगण भाई बंधु जो भी फंसे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा, धैर्य बनाकर रखिए। भारत सरकार बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगी और वहां से सुरक्षित आपको निकाल भी लेगी, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। हालांकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत सरकार का भी कहना है कि आप धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। और वहां से सरकार आपको, तो जाहिर सी बात है सरकार वहां से कोशिश कर रही होगी कि किस तरह से आपको सुरक्षित निकाला जाए और निकालने में सक्षम भी होगी। ये मैं अपने सरकार के ऊपर विश्वास इतना करता हूँ, अपने सरकार के ऊपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब है इजराइल देश पर कब्जा और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना। देखिए इजराइल, आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल जो देश है, सर्वप्रथम इजराइल जब आजाद होता है, तो आजाद बोले तो किस तरह से आजाद होता है, मैं आपको पहले ही बताया। यहाँ पर पहले क्या थे? यहूदी थे, यहूदी को हटा दिया गया। इसके बाद कौन आ गया? मुसलमान आ गए। मुसलमान के ऊपर फिर कौन वो करता है? अंग्रेज कर लेते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं? यहाँ पर यहूदियों को बसा देते हैं कि चलिए आप लोग यहाँ रह जाइए, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रहिए। अब ये चीज मुसलमानों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि उनके देश में अंग्रेज ने यहूदियों को बसा दिया, ठीक है। इनका ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ। मेन झगड़ा का कारण यही है, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो फिलिस्तीनी है, फिलिस्तीनी में एक टेररिस्ट ग्रुप है, मैं टेररिस्ट ग्रुप बोल रहा हूं, सेना मत समझिएगा, टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है हमास। उनका कहना है या उनकी विचारधारा यह है कि वो फिलिस्तीनी को इजराइल से मुक्त कराना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में मुक्त कराने का तरीका कुछ अलग होता है, कुछ उसके प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन इस तरह से नरसंहार तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अचानक ढुकना, प्रवेश करना और अनाधुन फायरिंग करना, वर्ल्ड में कोई भी देश, एक ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जो इसका सपोर्ट करता होगा, ठीक है। तो भारत सरकार ने भी इसकी कड़ी निंदा की है, ठीक है। और भारत सरकार तो इजराइल का समर्थन में भी बोले हैं, हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि भारत जो है इजराइल का सपोर्ट में। अब हो भी क्यों ना, अब उसका मैं क्यों ना हो, उसके पीछे कारण या क्यों है उसका मैं कारण आपको बताना चाहूंगा। देखिए इजराइल देश पर कब्जा, स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना, स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना, दो नंबर टॉपिक्स में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए इजराइल जो है आपका 1948 में आजाद होता है, सॉरी 47 में, 1947 में आजाद होता है। 1947 में आजाद होने के पश्चात, परंतु आधिकारिक तौर से उसको एक
मान्यता नहीं मिली थी। 1947 में तो आजाद तो हो गया, लेकिन आधिकारिक तौर से उसको ये मान्यता नहीं मिली थी। उसको मान्यता कब मिलती है? जिस तरह से संविधान लागू होना, समझ लीजिए कुछ उसी तरह का होगा। तो 1947 में क्या हो रहा है, ये देश आपका आजाद हो रहा है। 1947 में इनको मान्यता प्राप्त होता है। देखिए 1948 में यहाँ भारत सरकार सपोर्ट नहीं करता है किसको, इजराइल को। 1948 में सपोर्ट नहीं करता है, दैट मीन्स नहीं मानता है, राष्ट्र के तौर पर नहीं मानता है। 1949 में ये देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी मेंबर बनता है, तब भी भारत सपोर्ट नहीं करता है, इसके अगेंस्ट में वोट डालता है भारत सरकार। अंततः 1950 में इसको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देता है। कौन? इंडिया स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देता है। अब यहां से आपका दोस्ती स्टार्ट होता है। अब दोस्ती यहां से स्टार्ट कैसे होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम भी नए नए आजाद हुए थे, तो हमारे पास भी बहुत तरह का सुविधाएं था। हमारा अगर डिफेंस सेक्टर देखा जाए उतना डेवलप नहीं था, आर्म्स सेक्टर में उतना हम डेवलप नहीं थे, शायद पॉलिटिकली भी उतना डेवलप नहीं थे, इकोनॉमिकल सेक्टर भी हमारा लूज था, क्योंकि हाल फिलहाल हम अंग्रेजों से लड़े थे। तो जानते हैं लड़ाई बहुत सेक्टर में आपका इफेक्ट डालती है, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, है ना, इकोनॉमिक हो, बहुत सारे सेक्टर में, ज्योग्राफिकल सेक्टर में भी इफेक्ट डालती है। तो हम भी 1947 में हमको नया नया आज़ादी मिला था, किससे? ब्रिटिश से मिला था। जैसे कि आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिशों से। तो कहीं ना कहीं हम भी कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी भारत उतना कमज़ोर नहीं था, ठीक है, उतनी कमज़ोर नहीं था, लेकिन फिर भी एज मित्र के हिसाब से इजराइल ने बहुत सपोर्ट किया था। तो 1950 ईस्वी में भारत ने इजराइल को क्या दे दिया? एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया। अब देखिए 1962 में चीन आते हैं हमारे देश में और नारा लगा के जाते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, और वहां जाकर आक्रमण कर देते हैं अपना देश पहुंचने के बाद में। ये 1962 में था। इस समय में हमारा जो ये इजराइल जो था आर्म्स देने में, बहुत तरह का आर्म्स देने में सपोर्ट भी किया था। तो 1962 में इजराइल पूरी तरह से भारत का साथ खड़ा था, ठीक है। 1962 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 1970